और अपनी इस शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अपने कार्यालय पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। और 2024 के लिए तो किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के करोड़ों मतदाताओं की आस्था है, उनको भरोसा है। प्रधानमंत्री जी के सरकार की योजनाएं जिस तरीके से गांव-गांव, कोने-कोने तक, हर वर्ग तक पहुंची हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो, पूरे देश में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। और 2024 में पूरे विश्वास के साथ मैं कह रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव भी लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए सरकार की देश के अंदर वापसी भी होगी और पूरी मजबूती के साथ होगी। कर्नाटक में बेहाल रहा और बुरी तरीके से हार भी हुई, हम ये कह सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या पर्सपेक्टिव आपको समझ में आए हार के? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव था, बहुत सारे चुनाव में कारक होते हैं स्थानीय स्तर पे, उसकी समीक्षा निश्चित रूप से पार्टी करेगी ही। और मुझे लगता है कि चुनाव में हार जीत दोनों के लिए ही तैयार रहना चाहिए। और जो भी है, जनता की जो निर्णय है, जो जनादेश है, उसको हमें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और हार के कारणों की समीक्षा करते हुए उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीत के बाद राहुल गांधी काफी एक्साइटेड दिखाई दिए, वही भी शायद बात की है और कहा है कि नफरत के बाजार बीजेपी चला रही थी और कांग्रेस पार्टी ने एक मोहब्बत की दुकानें वहां पर खोली है, उसके बाद जीत हुई है। देखिए, उनकी पार्टी एक राज्य में चुनाव जीत कर आई है तो ये खुशी का मौका है और यदि वो खुश हैं तो स्वाभाविक सी बात है, पार्टी के नेता हैं और मैं उनको बधाई भी देना चाहती हूँ। लोकतंत्र में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे की सफलता को स्वीकार भी करना चाहिए और वो अच्छा काम करे, उनकी पार्टी अच्छा काम करे, लेकिन 2024 के लिए तैयार रहें क्योंकि देश मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार भी खेला, लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं मिली। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव में कई सारे अपने स्थानीय कारण भी होते हैं और उसकी समीक्षा की जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम आने के उपरांत पार्टी जब बैठेगी, व्यापक समीक्षा करेगी तो हार के कई कारण हो सकते हैं, कुछ भी गलतियां हो सकती हैं, उसको समझेंगे और उसका कोई सुधार जरूर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ढूंढ कर निकालेगा, उसे करेगा भी। कांग्रेस ने ये भी कहा था कि सत्ता में आएंगे तो हनुमान मंदिर बनाएंगे, बवाल को रोकने के लिए बजरंग दल बैंक को लेकर जब बात हुई थी और राहुल गांधी ने गारंटी के लिए भी बोला था कि हम गारंटी देंगे कि राज्य में ये काम करेंगे। अब आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की बन रही है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि चुनाव के समय जनता से जो वादे हम करते हैं, यदि जनता हमारे पक्ष में निर्णय देती है तो उन वादों को पूरा करने की राह में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जनता के लिए वक्त साबित करेगा कि कांग्रेस पार्टी अपने कितने वादों को, चुनावी वादों को पूरा करती है। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने ये भी ट्वीट करके कहा है कि झूठे प्रचार वाली सरकार है, महिला युवक। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत देखिए, आप देख ही रहे होंगे निकाय चुनाव में किस तरीके से शानदार प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का नजर आया है। लेकिन क्या कहिएगा, कहाँ पर चूक रह गई, कहाँ पर कमी रह गई? अखिलेश यादव तो पहुंचे थे, 7 नगर निगम उन्होंने कवर किए थे, वहां पर रैलियां की थी, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया था, लेकिन कहाँ चूक रह गई है? देखिए, जनता जनार्दन ने जो भी जनादेश दिया हम उसका सम्मान करते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं जिस भी पार्टी के जो भी प्रत्याशी जीते, चाहे वो महापौर जीते हो, पार्षद जीते हो, नगर पंचायत जीते हो, नगर पालिका जीते हो। और साथ ही साथ मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि जनता ने आपको जनादेश दिया है
जनता ने आपको जिता करके कुर्सी पे बिठाने का काम किया है, तो आप जनता की उम्मीदों पे खरे उतरिएगा। आप लोगों का विश्वास जीतने का काम करिएगा और आप उनका काम करने का करिएगा। ये सही है कि शहर की सरकार में जनता ने हमें विपक्ष में बिठाने का काम किया, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र की हार हुई। संविधान की धज्जियां जिस तरीके से वोटिंग में, जिस तरीके से पिछले जब से चुनाव अनाउंस हुआ, डिक्लेयर हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल बनाने का काम कर रहे थे, चाहे अपने पुलिस तंत्र के माध्यम से, बाहुबल के माध्यम से, और निश्चित रूप से समाजवादी लोग, हम लोग जो है वो जीत से उतराते नहीं है और हम लोग हार से कभी घबराते नहीं। ये सही है कि आगे चुनाव आएगा, हम लोग इससे सबक लेंगे, कहाँ हमसे चूक हो गई, कहाँ हम लोग कमजोर साबित हुए, तो आगे आने वाले चुनाव में हम। अच्छा दीपक जी, क्योंकि हम सुबह से ही इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के तमाम एक एक करके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का या फिर नेताओं की कह लीजिए प्रतिक्रिया सबसे पहले यही आती है कि भाई राज्य स्तर पर जो मुद्दे होने चाहिए थे उनको ना उठाकर नेशनल मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई और वही लोगों के बीच में मुद्दे रखे गए। बजाय इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे अगर उठाते तो शायद बीजेपी का ये वाला प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। देखिए, बीजेपी ने कुछ काम तो किया नहीं, पिछले कई वर्षों से जो है नगर निकाय पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और ये चुनाव जो है पूरी तरीके से शहर को साफ करने का चुनाव होता है, कूड़े के ढेर को साफ करने का होता है। जिस तरीके से आप कहीं पर भी चले जाइए, कूड़े का जिस तरीके से पहाड़ बना हुआ है, नदी, ये नालों को साफ करने का ये चुनाव था। ये नगर निकाय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने का चुनाव था। ये जनता के बीच में ये सब बातें लेकर के गए थे। इन्होंने, इनसे आप कूड़े की बात करिए तो ये कहते थे तमंचा, इनसे आप नाली सफाई की बात करिए तो ये कहते थे तमंचा, इनसे आप नगर निगम में भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसकी बात करिए तो ये कहते थे तमंचा। निश्चित रूप से इन्होंने इस चुनाव को पोलराइज करने का काम किया, इसका तुच्छीकरण करने का काम नहीं, लेकिन दीपक जी आप लोग एक मुख्य विपक्षी दल हैं, आप एक बहुत मजबूत विपक्षी दल हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रभाव लोगों में अभी भी बना हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर भी आप लोग आंकड़े के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोगों का सुपड़ा यहाँ पर साफ नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप लोग उन मुद्दों को नहीं उठा पाए? क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने या फिर योगी आदित्यनाथ ने वो मुद्दे नहीं उठाए? चलिए ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपनी भूमिका कितने निभाते हुए उन मुद्दों को लोगों के बीच में रखा? देखिए, हम लोग जनता के बीच में गए, उन लोगों को हमने समाजवादी सरकार ने किए हुए कामों को हमने बताया। अगर आप सिर्फ लखनऊ की बात करिए तो लखनऊ में आज जो भी डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं, मैं अगर उन कामों के यहाँ गिनाने लगूं तो मैं समझता हूँ डिबेट भी खत्म हो जाएगी, समाजवादी सरकार के किए हुए कामों को मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जनता के बीच में हम लोग गए और जनता का जिस तरीके से प्यार हम लोग को मिल रहा था। दीपक जी आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। इसी बीच इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे अपने दर्शकों को, बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर विजय प्रत्याशी के जीत के जश्न पर पथराव हुआ है। हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों का पथराव और तलवार, चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आपको बता रहे हैं। दरअसल आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं इस पथराव के दौरान, इस हमले के दौरान, और 3 युवक हिरासत में लिए गए हैं। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साठा का ये पूरा मामला है। तो जीते हुए प्रत्याशी के समर्थकों का पथराव देखने को मिला। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साठा का ये पूरा मामला है, जहां पर विजय प्रत्याशी यानी जीते हुए प्रत्याशी के जीत के जश्न पर यह पथराव हुआ है। तो हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों का ये पथराव, तलवार, चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया गया है और इसमें 3 युवक हिरासत में लिए गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के साठा मोहल्ले का ये पूरा मामला है। तो बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र के साठा मोहल्ले में पथराव की जानकारी मिल रही है। विजय प्रत्याशी के जीत के जश्न पर पथराव देखने को मिला है और हमला हुआ है। हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों का पथराव, तो तलवार, चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया गया, समर्थकों के द्वारा हमला किया गया, बवाल किया गया। आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं, 3 लोग हालांकि हिरासत में लिए गए हैं। तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तमाम जो समर्थक है पार्टियों के, अपने प्रत्याशियों के, अमूमन हम ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं, लेकिन ये बुलंदशहर से आप सीधी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर विजय प्रत्याशी के जीत के समर्थन में ये पथराव हुआ है। सुमित शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, पूरा मामला क्या है आखिर? आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, 3 हिरासत में लिए गए हैं।
शहर के नगर क्षेत्र का जो वार्ड नंबर 22 है, वहाँ का जो प्रत्याशी है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है जितेंद्र कुमार, वो जीतने के बाद में अपने समर्थकों के साथ घर के लिए निकला था कि तभी रास्ते में जो पूर्व प्रत्याशी हैं मनमोहन यादव, उन पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और पथराव किया। जी मनीषा। लेकिन अभी क्या वहाँ पर पुलिस महकमा पहुंचा हुआ है? क्या स्थिति को अभी कंट्रोल करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है सुमित? देखिए, फिलहाल स्थिति कंट्रोल है मनीषा। पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और जो पूर्व प्रत्याशी है मनमोहन यादव, उसको हिरासत में लिया गया है, उसके 2 और समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। बाकी जो घायल हैं उनको पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है। जी मनीषा। लेकिन हम अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखते भी हैं, जब किसी एक दल के प्रत्याशी की जीत होती है तो हम इस तरह का माहौल भी बिगड़ता हुआ देखते हैं। लेकिन इसको लेकर क्या पहले से तैयारी नहीं की गई थी क्या प्रशासन की तरफ से सुमित? देखिए, इस वार्ड पर पहले से ही पुलिस को इत्तला की गई थी कि यहाँ पर झगड़ा हो सकता है। पुलिस वहाँ पर तैनात थी, लेकिन जब ये मतगणना स्थल से प्रत्याशी जो जीत का जो प्रत्याशी है जितेंद्र कुमार, वो अपने समर्थकों के साथ घर के लिए आ रहा था, लेकिन विजय जुलूस के रूप में वहीं उन्होंने दूसरे पक्ष ने पथराव किया है। ठीक है सुमित, आप इस पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। पर चर्चा इसी पर कर रहे हैं दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस चर्चा में। दीपक रंजन जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा, चलिए ये तो हो गए मेयर पद के चुनाव, ये तो हो गए नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव, लेकिन अब उपचुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया? आजम खान का गढ़ रामपुर स्वार विधानसभा सीट, 96 विधानसभा सीट, अपना दल बाजी मारती नजर आती है, वो भी एक लंबे अंतर के साथ, 8,000 9,000 से ज्यादा वोटों के अंतर के साथ अगर कोई पार्टी जीत रही है सर, तो कहीं ना कहीं मंथन का विषय बन जाता है। रामपुर का चुनाव भी आपको याद होगा, जो रामपुर में उपचुनाव हुआ था, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने हमारे मतदाताओं को या आम जनमानस को जिस तरीके से वोट डालने से वंचित किया था, बहुत लंबी बड़ी तादाद में लोग वोट नहीं डाल पाए थे, उसी की पुनरावृत्ति इन्होंने इस चुनाव में भी की। इस बार वाले चुनाव में भी आपने देखा होगा, वहां पे हमारी प्रत्याशी अनुराधा चौहान जी किस तरीके से लोगों से हाथ जोड़ करके कह रही थी कि भाई आप कम से कम निकलो, आप वोट डालो, चाहे किसी भी पार्टी का वोट डालो, लेकिन कर्फ्यू का माहौल था, पुलिस ने पूरी तरीके से माहौल को एकदम खौफजदा कर रखा था, तो लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। बहुत से लोग जो वोट डालना भी चाहते थे, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनका वोटर लिस्ट में नाम उनका कटा हुआ था, तो जिसका नुकसान हमें मिला। और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है मतदान, लेकिन लोगों को मतदान करने से ही रोका गया। नहीं, लेकिन ये तो कोई वजह नहीं हो सकती ना सर। दीपक जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, तो कबूलिए ना कि आप लोगों की कमी रही, आप लोग उन मुद्दों को नहीं उठा पाए, स्वीकारिए। फिर हमारे वोटर मनीषा जी अगर वोट नहीं डाल पाए तो उसको मैं अपनी कैसे कहाँ से गलती मान लो, आप बताओ? वोटर को हमारे निकलने नहीं दी क्या? वोटर को नहीं, लेकिन जब किसी का गढ़ बन जाता है, रामपुर सर, रामपुर की बात कर रही हूं मैं, अगर वहां पर आप लोगों के गढ़ को अगर ध्वस्त किया जा रहा है, तो वाकई में आप लोगों को अब चिंता की जरूरत है, विचार विमर्श और चिंतन की जरूरत है। आप इस बात को कम से कम स्वीकारिए। अभी आजमगढ़ में आपने देखा होगा, अभी आजमगढ़ में आप लोग यही बात आप लोग कहते थे कि आजमगढ़ में हमारा समाजवादी का गढ़ है, हाँ। और वहाँ पे श्री धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हारे, लेकिन अभी आपने देखा होगा नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ का समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे जीतने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। अच्छा ठीक है, अब ये जो नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, अगर हम मेयर को छोड़ दें, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है पूरे 17 के 17, और ये एक इतिहास बिगड़ दिया है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे 17 के 17 जो नगर निगम है वो बीजेपी के हिस्से आ गए हों। लेकिन अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं, और ये जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, क्योंकि बीएसपी को इतने मजबूती स्थिति अगर बीएसपी की रहेगी, ये शायद सोचा भी नहीं था, क्योंकि चुनाव प्रचार में भी मायावती कहीं पर उतरते नजर नहीं आए। तो क्या ये समझा जाए कि बीएसपी एक मजबूत स्थिति में है, और आने वाले समय में 2024 अब बेहद नजदीक है, कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन इसको लेकर क्या अभी से टोन सेट नहीं हो गया है समाजवादी पार्टी को? क्योंकि बीएसपी जब उनसे आगे निकलते नजर आ रही है, तो वाकई में अब ये तो टक्कर का मुकाबला है। देखिए, ये नगर निकाय के चुनाव को आप लोकसभा के चुनाव से आप कंपेयर नहीं कर सकते। नगर निकाय का चुनाव ऐसा चुनाव होता है कि जिससे उत्तर प्रदेश में सरकार जिसकी होती है, हाँ। इनकी सरकारें, लोगों को लगा कि हमारे वार्डों का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया क्या? तो इसीलिए दीपक जी आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया इस चुनाव को कि ये तो नगर निकाय के चुनाव है, ये 2024 में इनका कहाँ कंपैरिजन होगा? ऐसा नहीं, हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पे था, बड़े बड़े पूर्व मंत्री सड़कों पे थे, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक सड़कों पे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कई के नगर
महापौरों के चुनाव प्रचार में वो गए। जब चुनाव लाठी डंडे और बूटों से होगा तो कहां तक आदमी जी सकता है? आप नहीं, लेकिन अगर हम मुद्दों की भी बात कर लेते हैं ना, आप तो लाठी डंडे पर अटक गए हैं कि हमारे वोटर्स को हमारे वोटर्स को, आप ये कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स को मतदान नहीं करने दिया गया, हालांकि उसमें नहीं न्यूज़ चैनल से आपने कवरेज दिखाई, आपके न्यूज़ चैनल से कवरेज दिखाई, किस तरीके से लोगों को रोका गया। और हम बधाई देते हैं, आप लोगों को तारीफ करते हैं आपके चैनल की, किस तरीके से आप उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाकर के आप उन्होंने कवरेज करने का काम किया। आपने देखा होगा कोई ऐसा जिला नहीं है, अभी कानपुर देहात का मामला था कि चुनाव चल रहा था, वोटिंग वाले दिन जो है एक निर्दल प्रत्याशी की गोली मार के हत्या कर दी गई, तो ये कहां तक जाए? नहीं, लेकिन ये जो अब परिणाम आप देख रहे हैं, क्या ये परेशानी का सबब समाजवादी पार्टी के लिए नहीं मानते आप? कि मैंने आपसे कहा ना कि समाजवादी पार्टी ना जीत से उतराती है और ना हार से घबराती है। हम लोग इससे सबक लेते हैं, ठीक है, हम मानते हैं। मैंने तो कहा आपसे कि हम जनता की जनादेश का हम सम्मान करते हैं, हम और मेहनत करेंगे, हम और लोगों से जाएंगे, कहीं अगर हमारी चूक रह गई हम लोगों से बताने का काम करेंगे कि अगर हमसे कहीं से गलती हो गई, हम आप तक नहीं पहुंच पाए। अभी मेरे पास लोकसभा की 8-9-10 महीने का समय है मेरे पास, हम लोग एक एक जनता, एक एक लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताने का काम करेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप ये स्वीकार रहे हैं कि चलिए हमारी कमी रही है, लेकिन कमी रही कहाँ है, कहाँ पर आप लोग पीछे रह गए हैं, क्यों लोगों को साध नहीं पाए हैं? क्योंकि मुद्दे तो कई सारे थे। आप लोगों ने माफियाओं पर जिस तरीके से, अच्छा, योगी आदित्यनाथ एक तरफ कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उसको भी आप लोगों ने एक नेगेटिव नैरेटिव पेश किया था। आप लोगों ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई तो गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई है, ऐसे तो आप किसी को भी गोली मार दीजिएगा। तो उन तमाम मुद्दों को जिस तरीके से आपने नैरेटिव बदलने की कोशिश की थी, उसका प्रभाव तो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया ना सर? देखिए मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। एक तरफ तो कहती है कि कानून पर हमको विश्वास है, और दूसरी तरफ जो है कि पुलिस कस्टडी में, अभिरक्षा में, पुलिस की अभिरक्षा में जहां 18 पुलिस के जवान तैनात थे, और वहां पर किसी एक जिसका जुडिशली कस्टडी में जो था, और पुलिस कस्टडी में रहकर किसी की हत्या हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं कानून का राज खत्म करता है। और क्या मुख्यमंत्री की भाषा ये होनी चाहिए, ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, कानून पे विश्वास नहीं रह गया इस सरकार को। इस सरकार का कानून पर से विश्वास उठ चुका है, और 2 अपराधियों को मारने के लिए इन्होंने 3 अपराधी नहीं पैदा किए। ठीक है, ठीक है। साक्षी दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। साक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं जरा आपको बधाई भी देना चाहूंगी, क्योंकि एक शानदार जीत है और ये इतिहास में पहली बार हुआ है साक्षी जी कि 17 के 17 नगर निगम पर क्लीन स्वीप बीजेपी का। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी से बनाया है उसे बरकरार रखा, और इस बार जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हमें मिली है उसकी हम पहले से ही बोल रहे थे 17 में से 17 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमें अपने काम पे विश्वास था। लेकिन अभी जब मैं सुन रही थी सपा के जो प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि इनके साथ गुंडागर्दी हुई और इन्हें वोट नहीं करने दिया। तो देखिए, जनता भी जानती है, भली बात ही जानती है कि कौन गुंडों की पार्टी किसे कहलाया जाता था। एक समय था कि जो प्रदेश है हमारा, वो दंगों का प्रदेश बोला जाता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सपा की यहाँ पे सरकार थी और सपा के एक एक कार्यकर्ता गुंडागर्दी करने में उतारू रहते थे। तो समय बदल गया है, जनता जागरूक हो रही है, उन्हें पता है कि कौन उनका विकास कार्य कर सकता है, कौन उनके लिए उनके सुख दुख में खड़ा हो सकता है, और कौन उनके साथ गुंडागर्दी कर सकता है, कौन समाज में अराजकता फैला सकता है। तो उसी आधार पर जनता निर्णय ले रही है, और मुझे लगता है कि ये जनता का जो विश्वास है 2024 में भी इसी प्रकार से बना रहेगा। क्योंकि यूपी में तो योगी चल रहा है, लेकिन इसका नफा नुकसान सबसे ज्यादा किसे हुआ है, इसी पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान साक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दीपक रंजन जी भी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। लेकिन साक्षी जी, ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आप अपनी बात पूरी कर रही थी, चलिए ठीक है, आप जीत तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी तो आप लोगों को अब आंकड़ों के जरिए, अगर हम नगर पालिका और पंचायत की बात करते हैं, तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि आप लोगों ने मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा उतारे, आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोट बैंक है, वो तो बीएसपी और बाकी दलों में शिफ्ट हुआ है, क्षेत्रीय दलों में शिफ्ट हुआ है। 22 से पहले अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम मतदाता थे उन्हें भ्रमित किया जाता था, और वो इस एक उनके अंदर धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी से अगर सरकार आ गई तो उनके साथ अच्छा नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हमारा कार्यकाल था 17 से 22 के बीच का, उसमें मुस्लिम मतदाताओं ने देख लिया
कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, सबके विकास की बात करते हैं, वो मतभेद नहीं करती है। और इसी कारण इस बार जो हमने देखा 2022 में उन्होंने हमें बड़ी मात्रा में सपोर्ट किया। और इस बार अगर आप निकाय चुनाव में प्रत्याशी हमारे देखें तो उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम भाई हमारे उन्हें मौका दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सबको साथ लेके चल रही थी, उधर से भी हमें जो सेम रिजल्ट मिला, सेम रिस्पॉन्स मिला, उसी आधार पर पार्टी आगे काम कर रही है। लेकिन ठीक है दीपक जी, क्योंकि ये लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई अब ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भी है और इसे दिशा दशा भी पार्टी की तय होगी कि 2024 के लिए रणनीति, इसी रणनीति के साथ आगे काम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम आंकड़े अभी फिलहाल देख रहे हैं यूपी निकाय चुनाव में, उसमें ये अब समझ में आने लगा है और आपको भी समझने की जरूरत ये होगी कि अब इस रणनीति के साथ अगर आप चलेंगे तो आने वाले समय में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो रणनीति को चेंज करने की जो सलाह है वो तो मैं आपको दूंगी, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि वाकई में अगर आप इसी रणनीति के साथ चलेंगे तो आपका जो एक फिक्स वोट बैंक है वो शिफ्ट हो सकता है? गुंडों की पार्टी का जिक्र कर रही है, शायद इनको ये नहीं मालूम कि इनकी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, डिप्टी सीएम, इवन चीफ मिनिस्टर तक के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, क्या उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसके बारे में हमारी बहन ने पता किया। अगर ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि इनके नेता, विधायक, मंत्री और इनके सीएम और डिप्टी सीएम के ऊपर कितने रिकॉर्ड। और रहा सवाल आगे का, तो देखिए रणनीति हम लोग आपस में तय करेंगे। रणनीति का खुलासा मैं अभी किसी चैनल पे मैं नहीं कर सकता। ये सही है कि आज तो मान लीजिए कि आज तो मैं इनको बधाई देता हूँ भाई, आज इनकी पार्टी ने जो है यहाँ पे परचम लहराया उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने कांग्रेस ने कर्नाटक में इतना अच्छा किया, वहाँ पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी उसको उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और रहा सवाल लोकसभा के चुनाव का, लोकसभा चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बदलाव मांग रहा है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है उसमें बदलाव अगर आपको चाहिए कि आप इससे बेहतर प्रदर्शन करें तो कहीं ना कहीं आपको अपने पूरे पैटर्न में ही चेंज करना पड़ेगा, रणनीति ही आपको बदलनी पड़ेगी। देखिए जनता ने इनको अभी जनादेश दिया है शहर के चुनाव में, लेकिन जनता जो अभी अपने आप को ठगा छला महसूस करेगी 2-3 महीने के अंदर ही अंदर। अभी जो बरसात, अभी 2-3 महीने के अंदर जो बरसात होगी, किस तरीके से इनकी नाकामियां उजागर होंगी, तो जनता फिर अपना परसेप्शन बनाएगी, जनता फिर अपना जो है माइंड सेट करेगी कि हमको इस सरकार को न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि केंद्र से भी हमको उखाड़ फेंकना है। तो निश्चित रूप से आज आपने ये भी देखा होगा कि नगर पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया, नगर पालिका ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और अगर भारतीय जनता पार्टी से हर जगह लड़ती दिख रही है तो समाजवादी पार्टी दिख रही है। तो जनता ने समझ लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है लोकसभा के चुनाव में तो वो समाजवादी पार्टी है। ठीक है साक्षी जी, आप सुन रही होंगी, आप कितनी सहमत है उनकी बातों से, उनके तर्कों से, ये भी बताइएगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि ये जो निकाय चुनाव है उसको लेकर आपने एक टोन तो सेट कर दिया है 2024 में, और क्या आने वाले समय में किसी रणनीति में बदलाव होने जा रहा है क्या बीजेपी की? पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसे बहुत महत्वपूर्ण मानती है, उसी के आधार पर काम करते हैं। और यही अवसर है भारतीय जनता पार्टी और सपा में। आपने देखा होगा सपा के नेता, खासतौर से जो पहली बात तो जो चुने हुए 4-5 बड़े नेता हैं इनके, वो घर से नहीं निकलते, और निकलते भी है तो एक तो रैली करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर बड़े से बड़ा नेता एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है, उसी आधार से उसकी वो अपनी जो उसकी भूमिका है उससे तय करता है। आपने देखा होगा हमारे किस प्रकार से मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे महासंगठन मंत्री हो या फिर हमारे प्रदेश के जितने भी हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, विधायक हो, जो भी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हो, सब हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, उसी के आधार से मेहनत करते हैं। और हमारा ये मानना है जो ये निकाय चुनाव है सबसे अहम है। जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की बात करती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही चुनाव है जिसके माध्यम से हम घर घर पहुंच सकते हैं, हम लोग अपनी योजनाओं को घर घर पहुंचा सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। रणनीति हमारी यही रहेगी, हम जनता के बीच में जो हमारा हम कहते हैं कि हम सबके सुख दुख में साथ देते हैं, हम 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं, उसी के आधार पर हम 24 में भी उसी
प्रकार से काम करेंगे। नहीं, लेकिन साक्षी जी, क्योंकि अगर निकाय चुनाव की बात करते हैं और इसमें स्थानीय मुद्दे काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है, पार्टी पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि जिन मुद्दों को आप लोगों ने उठाया था इन निकाय चुनाव में, उन मुद्दों ने असर किया, या फिर आप लोगों ने जिन प्रत्याशियों को उतारा था क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण साधते हुए, उन प्रत्याशियों ने कमाल कर दिखाया? देखिए, हमारे मानना है 2017 से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, या कह सकते हैं आप 2014 से भी जो भी हमारी योजनाएं हैं वो हम हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। हर तबके के लिए हमारी योजनाएं बनी हुई है और उस योजनाओं को हम सफल हुए हैं घर घर पहुंचाने में। उसी के कारण हम आज इतने बड़े अंतर से जीते और 17 में से 17 एक ऐतिहासिक जीत है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरे किए। नहीं, लेकिन अब वोट बैंक तो शिफ्ट हुआ है आपका, कांग्रेस और बसपा में आपका अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोट बैंक तो शिफ्ट हुआ है। हालांकि आपने सबसे ज्यादा पुरजोर कोशिश की थी उसी वोट बैंक को साधने की। देखिए, ये वोट बैंक कभी भारतीय जनता पार्टी का कहा ही नहीं जाता था। 2022 से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना शुरू हुआ है, अगर आप सही मायने में देखा जाए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और मुझे लगता है ये जो अभी जो वोट बैंक हमारी तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ है 2024 में और ज्यादा बढ़ के आएगा। और आप देखिएगा किस प्रकार से जो अभी तक सपा राजनीति करती थी एम्बाई फैक्टर की, वो हमारे जो एम्बाई फैक्टर है माननीय योगी जी का और मोदी जी का, उसके सामने फेल होता नजर आ रहा है उनको। और ये चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव वोट वर्ग हो, आगे जाके और ज्यादा बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। ठीक है, दीपक रंजन जी, लगातार आप भी सुन रहे होंगे जो साक्षी जी का कहना है, उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया और जवाब दीजिएगा। लेकिन क्या ये समझा जाए कि ये जो आप लोगों ने अब इसे कह लीजिए कि आप लोगों ने बहुत लाइटली लिया, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत लेट लतीफी के साथ प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, जमीनी स्तर पर वो लोगों के साथ बहुत देरी में जुड़े, जब आधा प्रचार प्रसार तो बीजेपी निपटा भी चुकी थी। कहीं ना कहीं यही तो नहीं है कि आप लोगों ने बहुत लाइटली लिया और उसका जो नुकसान है वो अब आपको झेलना पड़ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं नगर पालिका में भी आप लोगों का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है और पंचायत के चुनाव में भी। 2-3 दिन के दौरे पे कर्नाटक के चुनाव में भी थे और यहाँ पर उनको जितना समय मिला, एक तो आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से इस चुनाव में बहुत कम समय दिया गया। उस अंतराल में जितने सिस्टम, जितना संसाधन, तो सभी दलों के लिए सर उतना ही तो समय था सर, सभी दलों के लिए उतना ही समय था। इनकी सरकार है, इनके हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर उड़ता था, दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे ऊपर उड़ता था, दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे उतरता था। सारे डिप्टी सीएम को उन्होंने हेलीकॉप्टर दे रखे थे, अपने पूर्व डिप्टी सीएम को उन्होंने हेलीकॉप्टर दे रखा था। तो मेरे पास इतना संसाधन नहीं था। हम लोग गाड़ियों के माध्यम से, हम लोग मोटरसाइकिलों के माध्यम से, तब तो और आसान होता सर, तब तो और आसान होता। गाड़ियों के माध्यम से आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी पहुंचते ना। हम लोग गए। आप ये बताइए, अगर अखिलेश यादव 7 नगर निगम को कवर करते हैं तो पहला आंकड़ा तो आप यहीं पे कम कर देते हैं अपने लिए। प्रचार प्रसार को आपने लाइटली लिया, इस बात को आप स्वीकारिए। मीनाक्षी जी, अभी आपने बुलंदशहर का उल्लेख किया, मैं देख नहीं पाया, मैं सुन रहा था आपके वहाँ पे मनमोहन यादव जी किस पार्टी के नेता, किस पार्टी से चुनाव लड़े? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया था। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जो हारे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद बौखलाती और ऐसा खौफ और माहौल में इन्होंने जो है उस चुनाव को कराया है कि जनता जो है इनसे डर और खौफ में जा करके लोगों ने वोट देने का काम किया है। आपने अभी देखा, अभी आज जो है काउंटिंग हुई, आज इसके परिणाम आए और परिणाम आते ही आपके चैनल ने, मैं समझता हूँ सबसे पहले आपके चैनल ने ये दिखाने का काम किया होगा बुलंदशहर वाली घटना। जबकि एक पार्षद का चुनाव, बहुत वार्ड का चुनाव होता है, छोटा सा चुनाव होता है। तो आपके नेतृत्व की कोई कमी नहीं रही क्या? नेतृत्व की कोई कमी नहीं रही क्या? आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग की कोई कमी नहीं रही क्या? आपके पैटर्न की कोई कमी नहीं रही क्या? देखिए, हम लोग समाजवादी, आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, आप लोगों को वोट डालने नहीं देते हैं, प्रत्याशी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी गुंडाई दिखाते हैं, तो आप, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपने जो अभी दिखाया मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। जो आपने अभी दिखाया, नहीं, आप इससे पहले भी तो ये रेगुलर आप ये दोहरा ही रहे हैं ना सर, कि वोटिंग में भी आप लोगों के जो वोटर्स थे उन लोगों को वोटिंग करने नहीं दी गई थी। आप लोगों ने ये दोहराया है कई बार।
मीनाक्षी जी, वो भी मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, तो वो भी मैं आपके कवरेज को देखता हूँ कि पूरे प्रदेश में जिस दिन वोटिंग हो रही थी, हम लोग हर जगह पे, हर बूथ पे, लेकिन आपका जो आपके सिंगर थे, आपके एंकर थे, आपके लोग एक एक बूथ पर जाकर के उन्होंने दिखाने का काम, और किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोगों ने, चाहे वो बुलंदशहर रहा हो, चाहे बांदा रहा हो, चाहे सोनभद्र रहा हो, किस तरीके से लोगों को अच्छा दीपक जी, जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम सूबा हो जाता है, जिला पूरा राज्य हो जाता है। हाँ, और ऐसे में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश, और अगर आप लोग यहीं पर अभी से ही अगर अपनी रणनीति में बदलाव करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग अगर ये कहेंगे कि हम स्थानीय मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ते तो शायद प्रदर्शन दूसरा होता, तो आप लोग मुख्य विपक्षी दल हैं, आप लोग वो उन मुद्दों को उठा क्यों नहीं पाए? फिर देखिए मीनाक्षी जी, इनके झूठ के आगे मेरा काम दब गया। इन्होंने जिस तरीके से झूठ जो है तो आप लोगों तक पहुंचाते। अगर आपको ये लग रहा है कि इन लोगों के झूठ के आगे आप लोगों का काम दब गया है, तो आप अपने काम का बखान करते ना सर। हम लोगों ने पहुंचाया ना, 100 बार अगर कोई झूठ बोला जाए ना तो लोग उसको सच मान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक काम नगर का बता, सर देश की जनता ना बहुत बारीकी से आकलन करती है और इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करते हैं। नहीं, आजकल के युवा है, आजकल के तो युवा है ना, युवा पीढ़ी है, और आजकल के जो वोटर्स हैं, नहीं, आजकल के जो दीपक जी, आजकल के जो वोटर्स हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत जजमेंट नहीं, बहुत जल्दी जजमेंट नहीं, बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होते हैं, वो आकलन करते हैं हर एक चीज का। मेरी बात आ जाती है, पिछले 25 साल से जनता आकलन कर तो रही लखनऊ में, इनको कैंडिडेट बार बार बदलने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों इन्होंने कैंडिडेट बदला? जब अभी संगीता भाटिया जी थी, उसके पहले दिनेश शर्मा जी थे, उसके पहले आपके एस.सी. राय जी थे, और 25 साल से आप लखनऊ की दुर्दशा, लखनऊ का हाल आप देख लीजिए, कूड़े का अंबार है। आप जगह जगह चली जाइए, नालियां बचा रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नगर निगम में क्या भ्रष्टाचार है, नगर निगम का सारा पैसा इन्वेस्टर समिट में लगाया जा रहा है, और उन्हीं रोडों पे लगा जहाँ पे इन्वेस्टर्स को एयरपोर्ट से लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आना हो या ताज तक आना हो, वार्डों का क्या हाल होगा? अभी अच्छा दीपक जी, एक मैं चीज आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले रहे हैं जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा निराशाजनक भी होती है, क्योंकि लोग बेहद नाराज भी हैं, क्योंकि आपसे काफी सालों से ये चलता आ रहा है कि हम तो स्मार्ट सिटी बना देंगे। साक्षी जी, आप भी सुनिएगा इस बात को, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हम गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बना देंगे। लोगों की ये निराशा है और ये नाराजगी है कि दिल्ली का सबसे सटा हुआ जिला गाजियाबाद है, लेकिन वहां पर उतनी सुविधाएं नहीं है, उतनी वहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो गाजियाबाद में नहीं जितने की वो दिल्ली में है। लेकिन वहां पर इस बार फिर से अगर बीजेपी की जीत हुई है तो ये क्या पर्सपेक्टिव लेकर सामने आना चाहिए? क्या परसेप्शन क्या लोगों का कि एक तरफ निराशा भी है, दूसरी तरफ जिताना भी आपको बीजेपी को ही है? मैं बोलूं? हाँ जी। देखिए, ऐसा है ना कि आपने वोटिंग परसेंटेज देखा होगा, सारे जिलों में वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है ऑन एन एवरेज बिलो 50 रहा होगा। ऑन एन एवरेज अगर आप पूरे प्रदेश का देख लीजिए, कहीं पे 34, लखनऊ में तो सिर्फ 34% वोट पड़ा है। तो इसके मतलब मोर देन 50% लोगों में निराशा, हताशा है, वो इनको दोबारा नहीं बनाना चाहती। तो उस 50% लोगों ने इनको नकारने का काम किया, इनके काम को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। अगर आप, क्योंकि ये वोटर को, मैं कह रहा हूँ ना कि जो वोटर, समाजवादी के जो वोटर थे, उनको किस तरीके से रोका गया, वो खौफ में जो है वो नकारने का काम किया है, और तभी 17 के 17 नगर निगम बीजेपी के हाथ। नहीं, लोगों में आप ये भी तो देखिए, वोट परसेंटेज भी तो देखिए। ठीक है साक्षी जी, लोगों ने एक तरफा वोट क्यों? ठीक है साक्षी जी, ठीक है साक्षी जी, जवाब दीजिए। आरोप लगाए जाते सपा की आदत हुए, जब भी ये चुनाव हारते हैं तो शासन, प्रशासन, ईवीएम, बैलेट पेपर, इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि जनता से भी आरोप लगा देती है कि जनता वोट देने नहीं गई या जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। तो आरोप लगाने की तो इस कदर इन पे आदत है, इन लोगों को आदत है। लेकिन आप अगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हो, पीछे का इतिहास उठाकर देखें तो आज तक सपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, जितना मैं 15-20 सालों में देख पा रही हूँ। तो आज तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। पिछली बार भी इनकी सरकार थी, तब इनका सफाया हो गया पूरा, उससे पहले भी इनसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने कर दिया। लेकिन सपा का जो आप अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जो शहरी जनता है उसने कभी भी सपा को पसंद नहीं किया। कारण साफ है, शहरी जनता सोच समझ के वोट करती है और वो देख पाती है कि लॉन्ग टर्म में कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी या शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी पार्टी काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि अगर वो गरीब के सिर की छत की बात करती है तो साथ में इंडस्ट्रीज लगाने की बात करती है, अगर एरोप्लेन की बात करती है, अगर एयरपोर्ट की बात करती है तो साथ ही साथ में। लेकिन कई जिलों में, कई क्षेत्रों में आप लोगों के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी, खासतौर पर युवाओं में नाराजगी देखने को मिलती है साक्षी जी।
देखिए, नाराजगी अगर कोई होती है तो समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करती है, और हर कहीं पे अगर हमें जीत तो अपनी बरकरार रखनी आती है, अगर कहीं हम हारते हैं तो उससे भी हम सबक लेके जीत का रास्ता तय करना भी भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो जहाँ कहीं भी अगर ऐसी कोई समस्या आई है तो उस पर काम किया जाता है, और अगली बार वैसा परिणाम ना आए, जैसा जिस तरीके से लोगों में अगर कोई हताश है या निराश है, उसके लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दीपक जी, समाजवादी पार्टी के लिए क्या संकेत ये चुनाव लेकर आए हैं, ये जो आप नतीजे देख रहे हैं, और क्या ये संकेत आपको समझ में आ रहे हैं 2024 तक के? अभी हमारी बहन ने विकास के बारे में बताया। 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, और समाजवादी पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के भी महापौर रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी अगर वार्ड मेंबर रहे, तो उनको भी उतना ही फंड देने का काम किया, और वार्ड गली गली को चमकाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो समाजवादी सरकार ने किया। हमने पहले ही कहा, जैसा मैंने कहा कि मैं जनता के जनादेश का, जनता जनार्दन के जनादेश का मैं पूर्णतः सम्मान करता हूं, और अगर हमसे कहीं कोई कमी, कोई भूल रह गई हो तो हम लोग उसको पूरी तरीके से और सुधारेंगे, हम और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे, और निश्चित रूप से हम लोग 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा, अब ये जो वोट बैंक आपका शिफ्ट हुआ है कांग्रेस और बसपा में, ये जो आपका अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, इसको आप कैसे वापस लीजिएगा, इसको कैसे आप समझाइएगा, इसमें कैसे आप आश्वस्त कीजिएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी, जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा, एमवाई का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी सभी समाज का सम्मान करती है, सभी धर्म का सम्मान करती है, सभी जात का सम्मान करती है, और सबको लेकर के चलती है। समाजवादी के किए हुए कामों को आज भी जनता याद कर रही है, और 2024 में भी उसको याद करते हुए समाजवादी पार्टी को ही जिताने का काम करेगी 2024 लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, लेकिन जो आप लोगों का गढ़ है, अगर हम उपचुनाव की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आजम खान का एक गढ़ था, फिर उनके बाद अब्दुल्ला आजम खान वहां से विधायक की जीते, उन्होंने विधायकी वहां पर संभाली, लेकिन उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई है। लेकिन अपना दल एस ने यहाँ पर अपनी बाजी मारी है, बड़े अंतर के साथ वो जीती है। सर, यहाँ पर भी तो आपको चिंतन करने की जरूरत होगी ना। अब देखिए, आजम खान साहब का गढ़ या किसी का भी गढ़ हो, कोई किसी का गढ़ भेद नहीं पाएगा। ठीक है, फौरी तौर पर उपचुनाव है, उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, और किस तरीके से मैं बार बार फिर वही चीज दोहराऊंगा मीनाक्षी जी, और आप कहोगे आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो, लेकिन आप ही के कवरेज को संज्ञान लेते हुए मैं सारी बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे कर्फ्यू का माहौल था, और रहा सवाल आजम खान। अच्छा, आजम खान का दबदबा नहीं रहा क्या? अब अपने ही गढ़ में जब शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो ये भी समझा जाए कि आजम खान का अब रुतबा वहां पर चला गया, अब वो दबदबा वहां पर नहीं रहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको चाहने जानने वाले, मानने वाले आज भी पूरे रामपुर में, रामपुर क्या पूरे प्रदेश में उनको चाहने जानने और मानने वाले लोग हैं, लेकिन विश्वास करने वाले लोग नहीं है। लेकिन विश्वास करने वाले लोग नहीं है। आप जान लेंगे, आप चाह लेंगे किसी को, लेकिन विश्वास करने वाले नहीं है। जब मीनाक्षी जी आप उनको वोट का अधिकार दीजिएगा, मैंने आपसे कहा तो कि मतदान का दिन जो होता है, नहीं, ये कारण नहीं रह सकता ना दीपक जी कि आप वोटर्स, आप बार बार ये कह रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर आप हारे हैं वहाँ पर लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। ये बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा, आपने खुद देखा होगा ना, आपने दिखाया भी है, आपने अनुराधा चौहान जी का वो कवरेज फुटेज दिखाया कि नहीं दिखाया, कि जिसमें वो गली मोहल्ले में जाकर के लोगों से अपील कर रही हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रही हैं कि भाइयों बहनों माताएं निकलियो, और अब किसी दल को भी वोट देना, लेकिन आप लोग निकलो। आप बताइए क्या निकल पा रही थी जनता वहां? नहीं, लेकिन एक यही तो फैक्टर नहीं आप बार बार रिपीट कर सकते, या फिर यही बहाना आप खुद से भी बना रहे हैं और लोगों को भी यही बहाना दे रहे हैं कि हमारे वोट बैंक को ध्वस्त करने की कोशिश की, हमारे वोटर्स को रोकने की कोशिश की। लेकिन एक ये फैक्टर नहीं हो सकता ना, कमी तो आपके नेतृत्व की भी होगी ना दीपक जी, कमी तो आप लोगों के नेतृत्व की भी होगी ना। अरे मीनाक्षी जी, जब आप वोट डालने से ही आप उनका मताधिकार करने से उनको आप रोकने का काम करिएगा। जब मतपेटी में, ईवीएम मशीन में जब समाजवादी की साइकिल नहीं दब पाएगी तो नंबर ऑफ वोटर्स कहाँ से निकलेंगे? आप बताइए। ठीक है, साक्षी जी से इसका जवाब बोलूंगी। साक्षी जी वो कह रहे हैं कि भाई आप ही लोगों ने वोट ही नहीं डालने दिया था, यानी कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने गुंडाई दिखाई है, यहाँ पर वोटिंग के दौरान आप लोगों ने इनके वोटर्स को इतना धमकाया कि उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हाँ बात पूरी कीजिए। पहली बात तो जो वोटर्स हैं उसे चिन्हित नहीं किया जा सकता कि ये बीजेपी का वोटर है या ये सपा का है या बसपा का है। जो जनता अपना मन बना लेती है वो अंदर जाके ईवीएम पे या बैलेट पेपर के माध्यम से किसको वोट देती है इसका पता उसके अलावा किसी को नहीं होता। तो इस तरीके के आरोप लगाना बेबुनियाद है, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी अगर किसी को किसी एरिया में अगर कहीं पर रोक लगाती है या कुछ करती है तो उसका वोट बैंक ही वहाँ पे हैम्पर होता है। तो इस तरीके की बचकानी हरकतें मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं करेगी। भारतीय जनता
पार्टी सबको बराबर का मौका देते हैं। हम अपने काम पे विश्वास करते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम काम अच्छा करेंगे तो चाहे किसी दूसरी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं, आप चाहे जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे किसी को कितना भी भ्रमित करने का प्रयास करें, जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी। जनता असलियत देख चुकी है उनको। उसी के आधार पर हम जनता से अपील करते हैं और जनता हमें सराह भी रही है और हमें लगातार जिता भी रही है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने स्टार प्रचारक अपने चुनाव प्रचार के दौरान निकाले थे, सड़कों पर वो गए थे, रैलियां की थी, रोड शो किए थे, जनसभाएं की थी, निश्चित तौर पर ये माना जाए, क्योंकि देखिए साक्षी जी, सच्चाई यही है कि वार्ड के जब चुनाव होते हैं या फिर जब यहाँ पर मतदान किया जाता है तो लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हो जाता है कि आप लोगों ने स्थानीय मुद्दों की बात ही नहीं यहाँ पर की। ऐसा विपक्ष लगातार ये कह रहा है, चूंकि हम चर्चा यहाँ पर सुबह से इस को लेकर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाया, और अगर उठाया होता तो इस तरह के नतीजे नहीं आए होते। देखिए, स्थानीय मुद्दों को इन लोग का ये कहना है कि नहीं उठाया गया बहुत ही गलत है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में स्थानीय मुद्दों पर ही काम हो रहे थे। नाली, खड़ंजे, मकान, शौचालय, इन्हीं में ही काम किया जाता है। इनके साथ साथ बड़े मुद्दों पर भी काम किया जा रहा था। तो अगर देखिए, आप अगर बात की जाए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको कि अगर आप इस प्रदेश में इकाना स्टेडियम एक बना दिया गया है, लेकिन वहाँ मैच होने के लिए तो कम से कम जो शांति का माहौल चाहिए होगा, वहाँ पे कम से कम हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है या देश के क्रिकेटर्स है वो आने के लिए राजी तो वो आईपीएल जैसे मैचेस वहाँ पे हो सके या इंटरनेशनल मैचेस होने के लिए एक व्यवस्था भी तो की जाती है, एक माहौल भी तो दिया जाता है कि सुरक्षा का माहौल वो लोग महसूस करें और इस प्रदेश में आने के लिए इच्छुक हो। हमने देखा था पहले इन्वेस्टमेंट सबमिट करने के लिए भी प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था। तो ये जो बदलाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की वजह से मिल रहा है, जो यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाने का काम सरकार ने किया उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा दीपक जी आप ही से रहेगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब आप लोग टिकटों का बंटवारा कर रहे थे तो उस दौरान तमाम आप लोगों के ही कार्यकर्ता आप लोगों से नाराज हो गए थे टिकट बंटवारे को लेकर, और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। और इस चुनाव में और इन नतीजों में भी उसकी बानगी देखने को मिली है कि आप कई जगहों पर तो ये हुआ है कि समाजवादी पार्टी के ही जो कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव लड़ना बेहतर समझा बजाय आपकी पार्टी के टिकट से। तो कहीं ना कहीं ये एक लूप होल नहीं हो गया आपकी पार्टी का, या फिर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो गया आप लोगों के इस तरीके के प्रदर्शन का? 15 आदमी टिकट मांग रहा था कार्यकर्ता हमारा समाजवादी पार्टी का टिकट, लेकिन किसी एक को ही मिलता है। हाँ। ठीक है, लोग जो है उसमें बहुत ऐसे हमारे नहीं, लेकिन जो आप ही की पार्टी से निकलकर आप ही के खिलाफ अगर उस क्षेत्र में लड़ रहे हैं, मैं उससे जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उससे हमें नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है उसका नुकसान हुआ है, लेकिन जितने भी लोग बागी होकर के चुनाव लड़े तो समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर नहीं पड़े, और उनका भी वोट अगर आप जोड़ लीजिए तो आप खुद देखिएगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वोट और जो बागी प्रत्याशी, ठीक है, क्योंकि कोई समाजवादी विचारधारा से आगे भटक करके नहीं वो वोट मांग रहा था। सब नेताजी और मुलायम सिंह जी को लेकर के आगे चल रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी जी बहुत शुक्रिया आपका जनतंत्र टीवी के साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के नतीजों ये साफ हो गया है कि एक सख्त संदेश योगी आदित्यनाथ का भी गया है, यूपी का भी गया 2024 को लेकर, क्योंकि यूपी में योगी तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी झलक जो है वो 2024 में भी देखने को मिलेगी। लेकिन नुकसान किसका हुआ है? इसमें पार्टी का भी नुकसान हुआ है। एक कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती है और भारतीय जनता पार्टी हारी है। चाचा आप ये बताओ, आज निकाय चुनाव के परिणाम और लोकसभा का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? अरे वो कौन पकड़े यार? देखिए, वैसे तो नगर पालिका में समाजवादी पार्टी ने बहुत कड़ी मेहनत करके लड़ी है चुनाव, और ये देखिए छोटे चुनाव हैं, तब भी समाजवादी पार्टी बड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी है, और यहाँ इटावा और इटावा के आसपास समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भविष्य दोनों है। देखिए, बड़बोले तो हैं ही वो, बड़बोले के साथ साथ हमें नहीं बताना चाहता कि वैसे तो देखिए समाजवादी पार्टी का संगठन अब हमें बनाना है नीचे और संगठन को मजबूत करके इतना जानते हैं कि 2024 में
समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी और संगठन ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा और सभी हम अब समाजवादी पार्टी के लोगों से संगठन को मजबूत करेंगे और समाज चुनावी नतीजों के बाद अब शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। और चलिए फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।